हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर और एक को बांटा गया है व्यंजन के रूप में। स्वर के बारे में हम लोग 2-3 दिन पहले पढ़ चुके हैं और उसका आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, और आज स्वर और व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला आज खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें इसका प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल से होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग व्यंजन कहते हैं। और अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क बोलते हैं तो क जिसे बोलते हैं या लिखते हैं, तो अगर ऐसे बोलेंगे आप क, तो क के साथ अ आ रहा है, यानी कि केवल व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जब भी हम व्यंजन बोलेंगे तो उनके साथ अ की जो ध्वनि है, यानी कि अ जो स्वर है उसकी ध्वनि उसके साथ आता है। ऐसे क को लिखेंगे तरीके से लिख सकते हैं हम लोग क हलंत प्लस अ लिखेंगे। और जब क हलंत है इसका उच्चारण करना संभव नहीं है। जब तक कि स्वर न मिले हम लोग व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन पूछे यदि कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 है। कितनी है? 33 है। फिर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछे यदि कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, या फिर इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। एक को बोलते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन और एक को बोलते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 25 और 4 29, और 29 4 कितना होता है? 33। तो जो दिया है ना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। समझ गए ना? फिर देखिए, अब क्वेश्चन पूछे यदि कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो य, र, ल, व। क्या होता है? य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। स, 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 ह, ये क्या है? आपका ऊष्म व्यंजन है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पर्श व्यंजन बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे कि स्पर्श व्यंजन संख्या 25 होता है, और आप ये भी पढ़े होंगे कि स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क से प वर्ग तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, ये शायद कम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, कम लोग पढ़े भी होंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये समझ गए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी? 25। कितनी? 25। देखिए क वर्ग जो है, ये जो क वर्ग है इसमें कितने वर्ड आते हैं? 5 वर्ड आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में भी कितने वर्ड आते हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ड च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में कितने? 5। ट, ठ, ड, ढ, अण। और त वर्ग में कितने होते हैं? 5। त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में कितने होते हैं? 5। प, फ, ब, भ, म। ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ग का बन जाएगा आपका कंठ। क्या बन जाएगा? कंठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंठ से। क वर्ग किसे बोलते हैं हम लोग? कंठ से। और च वर्ग किसे बोलते हैं हम लोग? तालु से या फिर तालव्य से। किसे बोलते हैं हम लोग? तालव्य से। फिर क्वेश्चन पूछेगा यदि ट वर्ग किससे बोलते हैं हम लोग? उच्चारण स्थान क्या है? ते बन जाएगा आपका मूर्धा। क्या बन जाता है? आपका मूर्धा। फिर क्वेश्चन पूछे यदि आपसे कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ते बन जाता है आपका दंत। क्या बन जाएगा? आपका दंत बन जाता है।
फिर क्वेश्चन पूछे यदि आपसे कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ओष्ठ। क्या बन जाएगा आपका ओष्ठ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ओष्ठ बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछे यदि क वर्ग किससे बोलते हैं हम लोग कंठ से, च वर्ग किससे बोलते हैं तालु से, ट वर्ग किससे बोलते हैं मूर्धा से, त वर्ग किससे बोलते हैं हम लोग दंत से, और प वर्ग किससे बोलते हैं हम लोग ओष्ठ से। तो याद हो गया। चलिए फिर देखिए, फिर क्वेश्चन पूछे यदि आपसे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 य र ल व। कितने होते हैं 4 य र ल व। कितने होते हैं 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछे यदि आपसे उष्ण व्यंजन या उष्ण संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर घर्षण ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हम लोग उष्ण संघर्षी व्यंजन या उष्मा बाहर निकलता है। एक होता है स ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, ये जो य है और व है इसे बोलते हैं हम लोग अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग अर्ध स्वर। ये कभी स्वर बन जाता है तो कभी व्यंजन बन जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अर्ध स्वर। अब य का पूछे आपसे इसका उच्चारण स्थान क्या बनेगा, ये बन जाता है आपका तालव्य। क्या बन जाता है आपका तालव्य, यानी कि तालु से इसका उच्चारण स्थान है। और वह का क्या बनता है, ये बन जाता है आपका दंतोष्ठ। क्या बनता है, दंतोष्ठ बन जाता है। दंत और ओष्ठ से मिला करके वह का उच्चारण होता है। और रव किससे बनता है आपका, ये बनता है उच्चारण स्थान है इसका मूर्धा। क्या है आपका मूर्धा। और लौ का क्या उच्चारण स्थान है, ये बन जाएगा आपका दंत। याद हो गया ना। देखिए, य और व अर्ध स्वर है। य का उच्चारण स्थान है तालव्य और व का उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ। र को बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, आगे पढ़ा जाएगा। र क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। और ल को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्विक व्यंजन। और इसका उच्चारण स्थान क्या बनता है आपका, दंत बनता है। क्या बनता है, दंत बनता है। अब देखिए, उष्ण व्यंजन या उष्ण संघर्षी व्यंजन का देखा जाए तो यह जो स है इसे बोलते हैं हम लोग तालव्य स। क्या बोलते हैं हम लोग, तालव्य स। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, तालव्य स। और यह जो स है षटकोण वाला, इसे हम लोग बोलते हैं मूर्धा स। क्या बोलते हैं हम लोग, मूर्धा स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा स। और यह जो स है बड़ा सा बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग दंत स। क्या बोलते हैं, दंत स। और आपका बच गया जो है, इसका उच्चारण स्थान है आपका कंठ। क्या है, कंठ। और इसी को बोलते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण क्या बोलते हैं हम लोग, काकल्य वर्ण। क्वेश्चन दिया से कुछ है कि काकल वर्ण कौन है, तो ह है। और इसका उच्चारण क्या बनता है, तो कंठ बनता है। ठीक, समझिए। एक और चीज बता दे रहे हैं आपको, यह जो अंग है, इया है, ड़ है, न है, म है, इसे बोलते हैं हम लोग पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं हम लोग, पंचमा अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर बोलते हैं। या फिर नासिक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन बोलते हैं। वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आता है यदि कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, तो यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं या लिखे जाएं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये छतरी वाला छ हो गया, ये त्र हो गया, ये ग हो गया और ये स्र हो गया। तो यह किन दो वर्णों से मिलकर बने हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, ये छतरी छ है, ये बनता है क व्यंजन से और स से मिलकर के। क और स से क के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि स्व के पास जो स्वर है उसी के सहारे क भी बोला जाता है। और जब त प्लस र से क्या बनता है आपका, त्र बनता है। त प्लस र से क्या बनता है, त्र बनता है। और आज्ञा किससे मिलकर बनता है, ज और इया से मिलकर क्या बनता है, आज्ञा बनता है। असरा किससे मिलकर बनता है, स हलंत प्लस र से। ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है, छतरी छ क्या बनता है, क और स से। त्र किससे बनता है, त और र से। और आज्ञा किससे बनता है, ज और इया से। और स्र किससे बनता है, स प्लस र से। कर लेंगे इसको ना। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर दिया है आपका आगत व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जो दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं। कौन कौन भाषा दिया गया है, अरबी से और फारसी से। किसे दिया गया है, अरबी से और फारसी से। अब ध्यान समझिएगा, ज के नीचे नुक्ता लग जाए यदि, तो क्या बोलते हैं इसको, आगत व्यंजन। और स के नीचे नुक्ता लग गया तो क्या बोलते हैं इसको, आगत व्यंजन। जो नीचे बिंदु दिख रहा है अपने से बोलते हैं नुक्ता। इसका मतलब ये हुआ कि आगत व्यंजन है, ये अरबी और फारसी को मिला करके बोले जाते हैं। फिर आता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन।
या द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे भी कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ पहले ऊपर उठकर मृदा को स्पर्श करती है, फिर तेजी से नीचे गिरती है तथा वायु भी तेजी से बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ पहले ऊपर उठकर मृदा को स्पर्श करती है, फिर तेजी से नीचे गिरती है तथा वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी? 2, एक ढ के नीचे नुक्ता और एक ढ के नीचे नुक्ता। कर लेंगे इसको ना, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है, ढ और ढ, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, कर लेंगे ना, कर लीजिएगा। फिर ध्यान समझिए, अर्धस्वर किसे कहते हैं? जो ध्वनियां कभी स्वर कभी व्यंजन हो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग अर्धस्वर बोलते हैं। जैसे य और व, य और व दोनों क्या बनते हैं? अर्धस्वर बनते हैं। य का उच्चार स्थान क्या बनता है ये बताएं, फिर याद दिला दे रहे हैं आपको। ताला पे होता है और क्या होता है? दंतुष्ट होता है। क्या होता है? दंतुष्ट होता है। क्या होता है? दंतुष्ट होता है। फिर क्वेश्चन पूछे यदि लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाए या कंपन करे, उसे बोलते हैं हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। और ऐसा एक ही व्यंजन से बोलते हैं हम लोग र को क्या बोलते हैं? कौन सा व्यंजन है? र, याद कर लीजिएगा, र। ठीक है, और इसका उच्चार स्थान क्या बनता है? इसका उच्चार स्थान बनता है मूर्धा। क्या बनता है आपका? मूर्धा। ये भी याद कर लीजिएगा कि लुंठित व्यंजन कुछ है या प्रकंपित व्यंजन कुछ है, तो र क्या बन जाएगा? र लुंठित व्यंजन बनता है या प्रकंपित व्यंजन बनता है। फिर चलिए नेक्स्ट पेज पर। फिर दिया इसमें पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ल एक ही पार्श्विक व्यंजन है, उसका नाम क्या है? ल। क्या बनेगा? ल। इसका उच्चार स्थान क्या बनता है? ल का? ये बनता है आपका दंत से। क्या बनता है आपका? दंत से। आप कर लीजिएगा। एक आता है क्वेश्चन, इसे पूछा हुआ यूपीएस 2021 में, यूपीएसआई 2021 में से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई शिफ्टों में पूछा। वत्सर व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? तो दिया है ऊपर के दांत के भीतरी मसूड़े को वत्सर कहते हैं, वत्सर व्यंजन कहते हैं। जैसे 9 हो गया वत्सर व्यंजन, ल क्या बनेगा? वत्सर व्यंजन। स क्या बनेगा? वत्सर व्यंजन। ज क्या बनेगा? वत्सर व्यंजन। और र क्या बनेगा? आपका वत्सर व्यंजन बनेगा। तो इसकी संख्या कितनी है? 5 है। तो इस संख्या पूछ रहे कि वत्सर व्यंजन की संख्या कितनी? 5। फिर क्वेश्चन देगा इनमें से कौन वत्सर व्यंजन नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन है। तो न, ल, स, ज, र, सब क्या बन जाएंगे? आपके वत्सर व्यंजन बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पर दिया है प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर पढ़ा जाएगा अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किसे अल्प प्राण कहते हैं और किसे महाप्राण कहते हैं। तो आइए हम लोग आज अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा जाएगा ताकि फिर कभी पढ़ना न पड़े। ठीक है, देखिए यह प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताइए। इसके भेद कितने होते हैं, चाहे कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया है? 2 वर्गों में। एक को बोलते हैं हम लोग अल्प प्राण और एक को बोलते हैं हम लोग महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, जिनके उच्चारण में श्वास वायु मतलब मुख से जो हवा निकलती है वह कम मात्रा में निकले, उसे बोलते हैं हम लोग अल्प प्राण। क्या बोलते हैं हम लोग? अल्प प्राण बोलते हैं। और दिया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि फर्स्ट, ठीक है, पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ग होंगे, पहला तीसरा पांचवा वर्ग जो होगा वो क्या बन जाएगा? आपका अल्प प्राण बनेगा। फिर जितने भी अंतस्थ व्यंजन है वो क्या बनेंगे? आपके अल्प प्राण बनेंगे। और सभी स्वर जो होते हैं वो क्या बन जाएंगे? आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा कि 1, 3, 5 अल्प प्राण, 1, 3, 5 कोड भाषा है इसका, 1, 3, 5 अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन क्या बन जाएगा? आपका अल्प प्राण बन जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछे यदि कि महाप्राण किसे कहते हैं? तो श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, जिनके उच्चारण करने में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले उसे महाप्राण कहते हैं।
और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो होता है वो क्या बन जाएगा आपका महाप्राण बन जाएगा। क्या बन जाएगा महाप्राण। और जितने भी ऊष्म व्यंजन है कितने हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें दिया है कि जितने भी ऊष्म व्यंजन है क्या बन जाएंगे आपके महाप्राण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे महाप्राण बन जाएंगे। और देखिए बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर नोट करके रख दिए हैं ताकि आपको समझाने में कम समय लगे और अच्छे से समझा भी जाए। तो देखिए वर्ग देखेंगे यदि तो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और क वर्ग है। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए हम डिस्प्ले थोड़ा सा बाहर होकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। अल्पप्राण देखेंगे तो क, फिर ख तो आएगा नहीं क्योंकि 1 3 5 है, इससे कोड क्या है 1 3 5, 1 3 5 है तो क आएगा, ख नहीं आएगा, ग आएगा, ग नहीं आएगा, अंग आएगा। तो क ग अंग, च ज इया, ट ठ आड़, त द न, क ब म, ये सब क्या बन जाएंगे आपके अल्पप्राण। और जो बच गया है ये 2 और 4 पूर्णमासा 2 और 4 का, तो ख घ छ झ ढ ढ थ ध फ अफ जो नुक्ता और भ, ये सब क्या बन जाएंगे आपके महाप्राण। और जितने भी उसमें व्यंजन होते हैं कितने पर क्या बन जाएंगे महाप्राण। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं क्या बन जाएंगे आपके अल्पप्राण। क्या हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन अल्पप्राण नहीं है, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि 1 3 5 यानी 1 3 5 और अंतस्थ व्यंजन जितने होते हैं वो सब अल्पप्राण होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा यदि महाप्राण के बारे में तो 2 और 4 और सारा जो आपका ऊष्म व्यंजन होता है वो क्या बन जाएगा महाप्राण बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर फिर दिया इसमें कि स्वर या घोषत्व तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर घोषत्व तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो इसके दो वर्गों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं अघोष व्यंजन और एक को बोलते हैं सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं जिनके उच्चारण में कंपन या घर्षण न हो, इनके उच्चारण में कंपन या घर्षण न हो उसे बोलते हैं हम लोग अघोष व्यंजन। और इसका है कोड है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या बन जाएगा आपका अघोष व्यंजन बन जाएगा। और ये तालव्य स, दंत स, तालव्य स और दंत स और ये आपका आ जाएगा मूर्धा स, ये तीनों क्या बन जाएगा आपका अघोष व्यंजन है। ठीक, फिर देखिए सघोष व्यंजन किसे कहते हैं तो जिनके उच्चारण में कंपन या घर्षण हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग सघोष व्यंजन बोलते हैं। और दिया है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा सब क्या बन जाएंगे आपका अब सघोष व्यंजन बन जाएगा। सभी स्वर क्या बनते हैं आपके सघोष व्यंजन बनते हैं। अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं वो क्या बन जाएंगे आपके सघोष व्यंजन बन जाएंगे। और एक ऊष्म व्यंजन का एक ही है जो उसे बोलते हैं हम लोग सघोष व्यंजन, हुआ है आपका ह, क्या बन जाएगा ह। याद कर लीजिएगा इसको, यहाँ समझते हैं। एक दिया है वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क। फिर दिया अघोष में, अघोष कोड क्या है 1 और 2 है। देखिए क ख च छ ट ठ त थ क ख और ये तीनों स और एक अ, ये सब क्या बन जाएंगे आपका अघोष व्यंजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा अघोष व्यंजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा अघोष व्यंजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा अघोष व्यंजन बन जाएगा। अब पूछेगा सघोष व्यंजन के बारे में तो आ जाएगा आपका कि यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा आपका 3 4 5 का कोड है। तो ग घ अंग, ज झ इया, थ थ आड़, द ध न, ब भ म, ये क्या बन जाएगा आपका सघोष व्यंजन बन जाएगा। और अ को छोड़ करके जितने भी स्वर हैं वो किसमें आते हैं लोग सघोष में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसमें आएगा सघोष में आएगा। और ह किसमें आएगा ये भी आपका सघोष व्यंजन में आता है। तो आप तो समझ गए होंगे कि अल्पप्राण महाप्राण सघोष और अघोष के बारे में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। इसमें दिया है कि संयुक्ताक्षरों का उच्चारण करने की जो विधि है वह कितनी है 3 विधियां हैं। एक बोलते हैं संयुक्त ध्वनियां, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाए।
जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त ध्वनि बोलते हैं। उदाहरण देखेंगे तो प्राण, इसमें र और प एक ही स्वर के सहारे बोला जा रहा है। ट्रक में ट और र एक ही स्वर के सहारे, ड्राइवर में ड और र एक ही स्वर के सहारे, और प्रवाद में भी प और र एक ही स्वर के सहारे बोला जा रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? संयुक्त ध्वनियां बोलेंगे। और एक आता है संपृक्त ध्वनियां, जब एक ही ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ही ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संपृक्त ध्वनि बोलते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर स है और यहाँ पर ब है, तो दोनों एक पूर्ण ध्वनि है और इसके बीच में क्या आ गया? आधा ध्वनि आ गया, तो क्या बन जाएगा आपका? संपृक्त ध्वनि। जैसे कंबल में, बंदर में द और ब के बीच में क्या आ गया? न। क और म के बीच में क्या आ गया? म। तो ऐसे ध्वनियां जो दो व्यंजनों के बीच संयुक्त हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग संपृक्त ध्वनि। फिर दिया है कि युग्मक ध्वनियां किसे कहते हैं? तो एक ही वर्ड एक ही बात आधा और एक बात पूरा आ जाए, उसे बोलते हैं हम लोग युग्मक ध्वनियां। जैसे आ जाए प्रसन्नता, एक ही वर्ड आना चाहिए। प्रसन्नता में ये आधा न आ गया, फिर पूरा न आ गया, तो प्रसन्नता क्या बन जाएगा? आपका युग्मक ध्वनियां बन जाएगा। क्या बन जाएगा? युग्मक ध्वनियां बन जाएगा। ठीक है। एक आता है आपका उत्पन्न। उत्पन्न में देखिए यहाँ पर भी 9 आ गया और यहाँ पर भी आधा 9 आ गया। क्योंकि एक ही वर्ड एक बार आधा भी पूरा आ गया, तो क्या बन जाएगा? ये आपका युग्मक ध्वनि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? युग्मक ध्वनि आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मेरा छोटा सा प्रयास है कि जितना मुझसे मतलब बेहतर कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग का जो हिंदी वर्णमाला है समाप्त हो गया, कल पढ़ा जाएगा। कल एक वीडियो आएगी जिसमें प्रैक्टिस सेट केवल होगा, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन, जितना हो सके 50 से 100 क्वेश्चन को किया जाएगा। और सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस SI में, UPSI में, चाहे भी पुलिस में या पुलिस सहायक में पूछे होंगे।